हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए आज एक और इशू को डिस्कस करते हैं। आजकल वी आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि अफ़गानिस्तान में तालिबान अगेन हैज़ कैप्चर्ड द लॉट ऑफ एरिया। अमेरिका का एग्जिट हो रहा है, तालिबान दोबारा राइज पे हैं। आगे क्या होगा, क्या फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बनेगी और देश कैसे रिएक्ट करेंगे, वी विल सी, बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो इस प्रेजेंट इशू को समझने के लिए थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के पास्ट में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान बिफोर तालिबान कैसे राइज हुए, इनका राइज किन कंडीशंस में हुआ, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ अफ़गानिस्तान। हाउ डिड दिस पीपल कम इनटू बीइंग, कैसे ये लोग सत्ता में आए, तालिबान कैसे इनका राइज हुआ। एक छोटा सा बैकग्राउंड अफ़गानिस्तान की इशू का। चलिए, यू नो अफ़गानिस्तान इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री और ये हमेशा बड़ी ताकतों की पॉलिटिक्स का हमेशा बैटल ग्राउंड बना रहा। यूएसएसआर, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब यूएसआर हुआ करते थे पहले 1989 तक। इधर पाकिस्तान सपोर्टेड बाय यूएसए। तो इन दो बड़े देशों की कोल्ड वॉर की लड़ाई, विचारधाराओं की लड़ाई। तो इधर 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है, तो कम्युनिज्म को वो बढ़ावा दे रहा है। पूंजीवाद के लिए, कैपिटलिज्म के लिए यूएसए काम करता रहा है। ये लड़ाई हमेशा रहेगी। इंटरनल फैक्शंस अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स एंड एथनिक ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान। इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर की ताकतें फ़ायदा उठाती हैं, एक ये वजह मिलती रहेगी। उधर यूएसआर को ओशन की एक्सेस चाहिए है, अफगानिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन की एक्सेस चाहिए, वो उसका स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, ये भी एक इशू रहती है। पाकिस्तान इसमें एक एजेंट के तौर पे काम करेगा, यूएसए के पिट्ठू के तरह के तरीके से काम करेगा। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो 20th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुए हैं, कैसे तालिबान का राइज होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमको मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ा है कि एंग्लो अफगान वॉर्स होती थी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि ब्रिटिश इंडिया हुआ करता है यहाँ पर, और वो रशिया के एडवांसमेंट को चेक करने की कोशिश हमेशा ये तो इंडिया हुआ करता था उस समय, चेक करने की कोशिश करता रहता है। उसी वजह से आपने देखा है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार और कोशिश की थी अफगानिस्तान ने कुछ ईस्टर्न दिशा में आगे बढ़ने की। तो 1921 तक आते आते अफगानिस्तान एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया है और उसकी फॉरेन पॉलिसी उसकी अपनी रहेगी, एक्सटर्नल रिलेशंस खुद निभा सकता है। ये उसका समझौता हो गया है अंग्रेज़ों से, जो भारत में शासन कर रहे हैं उनके साथ हो गया है। ऐसे हालातों में, और इधर आपको मैंने अभी बताया 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है और रशिया अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश ईस्टर्न दिशा में करेगा ही करेगा। जितने ज़्यादा देश पूंजीवादी साम्यवाद में कन्वर्ट हो जाएं, वो पूरी कोशिश करेगा। इन्हीं दिनों यहाँ का जो शासक है वो है अमान उल्लाह खान, और वो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा। ये सारे नाम आपको बस समझने के लिए समझ लेने हैं, कोई बस इस कड़ी को जोड़ते चले जाइए ताकि आपके बात समझ में आ जाए। अमान उल्लाह, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव आउटलुक के लोग वहाँ पर इस समय हुआ करते थे अफगानिस्तान में। अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ है, तब वहाँ पर कुछ इस तरीके के लोग हुआ करते हैं। अमान उल्लाह खान एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश बनाता है और जिसमें इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स की बात करता है। इक्वलिटी ऑफ जेंडर बहुत बड़ी इशू है अफगानिस्तान की, आज भी नहीं है। उस पर वो उस समय आज से 100 साल पहले काम कर रहा था और सेकुलर अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ी हो जाते हैं धर्मगुरु मतलब क्लर्जी क्लास। मतलब इस प्रोग्रेसिव आउटलुक को अपोज करने के लिए वहाँ पर एक ये फंडामेंटलिस्ट विचारधारा, जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है, वो हमेशा टकराव लेती रहेगी। वो सत्ता छोड़ देता है। अभी बादशाह चल रही है वहाँ पर, किंगशिप है। ऐसे में फिर एक नया शासक आता है, मोहम्मद नादिर शाह। वो भी कुछ प्रोग्रेसिव आउटलुक के साथ काम करता है, रशियन पॉलिसीज़ के साथ। वो असैसिनेट कर दिया जाता है समहाउ। उसके बाद आता है ज़हीर शाह, नादिर शाह जो था उसका बेटा। ये 40 साल तक एक अच्छा अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करेगा। ही वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत रशिया। और ये चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था, तो इसके समय में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। उन्हीं में जो सबसे पावरफुल पीएम था उसका नाम था दाऊद खां। ही वॉज ऑल्सो
ऑफ प्रोग्रेसिव आउटलुक और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 50 के दशक में अफगानिस्तान में दिस पर्सन कॉल्ड दाऊद खां। अब दाऊद खां पीएम बन के बेसिकली दाऊद खां ही चला रहा है अफगानिस्तान को, और ऐसे में सोवियत रशिया का पूरा सपोर्ट दाऊद खां को मिलता जाता है। सोवियत रशिया वर्चुअली केम टू रूल अफगानिस्तान अराउंड दिस टाइम। अमंग द डिसीजंस ही टुक वर अलाउइंग वीमेन, अब महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा समय था, वो उनको पर्दा सिस्टम हटाने की बात वो करता है। महिलाओं के ऊपर है कि वो पर्दा करें या ना करें, बुर्का पहने ना पहने, और पब्लिक डोमेन में महिलाओं की शिरकत पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है। मतलब 50 के दशक में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अफगानिस्तान का समय आया था, जब मतलब ये महिलाओं को अगर प्रोग्रेस मिलने लगे किसी भी देश में, समझ लीजिए वहाँ वाकई में विकास हो रहा है। उस समय वहाँ पर ऐसा होने लगा था। लेकिन इट डिड नॉट गो वेल विथ क्लर्जी क्लास। ओबियसली क्लर्जी क्लास टिपिकल अपने धार्मिक विचारधाराओं पे काम करना चाहते थे, वो इस प्रोग्रेसिव आउटलुक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो उसे समझ तो रहे हैं, बट उसे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ऐसे में ही ज़ाहिर शाह ने वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रूल सिस्टम शुरू कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट बन गई है, वहाँ की पार्लियामेंट बन गई है, जिसमें 2 हाउस हो गए हैं, और ओबियसली वहाँ होने लगे हैं इलेक्शंस। जब इलेक्शंस होने लगेंगे तो आप जानते हैं इलेक्शंस में तो फिर विचारधाराओं का बढ़ के लोग आगे आते हैं, अपने अपने सपोर्ट से काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ही वहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स भी आगे बढ़ के आ जाते हैं सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए। 2 विचारधाराएं मूल रूप से आ जाती हैं, एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा PDPA और दूसरी है इस्लामिस्ट सोसाइटी ऑफ जमात इस्लामी, टिपिकल रिलीजियस विचारधारा। इनका टकराव लंबे समय तक चलता रहेगा कि वो उसकी प्रोग्रेस रोकना चाहते हैं और वो एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। इनके बीच की लड़ाई चलेगी, इसी में से इमर्ज होगा एक ग्रुप कॉल्ड तालिबान। अब देखते हैं 1962-63 तक दाऊद खां काम करता रहेगा बढ़िया तरीके से अफ़गानिस्तान में, कोशिश उधर सोवियत रशिया इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में ही पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दाऊद खां वॉज सपोर्टर ऑफ पश्तूनिस्तान मूवमेंट। पश्तूनिस्तान जो मैंने आपको बताया, एक मूवमेंट ये भी है कि ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान है और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, इसे वो पश्तूनिस्तान कहते हैं। और आज नहीं, जब अफ़गानिस्तान में टोटल सेटलमेंट हो जाएगा, डेफिनेटली दे विल फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर पश्तूनिस्तान। पश्तो एक भाषा होती है, वो बड़ा ग्रुप है यहाँ पर। तो ये दाऊद खां जो था, ये पश्तूनिस्तान का एक समर्थक था, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है जब दाऊद खां ऐसे काम कर रहा है। और 1971 में पाकिस्तान के हाथ से ईस्ट पाकिस्तान निकल गया है, बांग्लादेश बन गया है। ईस्टर्न फ्रंट पे उधर ईस्ट पाकिस्तान निकल गया है। वेस्टर्न फ्रंट पे अगर पश्तूनिस्तान की मुहिम तेज़ हो जाएगी तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते रहेंगे, उसे प्रॉब्लम फोमेंट करते रहेंगे, वहाँ पर वो उसे सुलगाते रहेंगे। ऐसे हालातों में फिर ये दाऊद खां राजा को हटा देता है, ज़हीर खान को, और ख़ुद रिपब्लिक का प्रेसिडेंट बन जाता है। मोनार्की से अफ़गानिस्तान बन जाता है एक गणतंत्र, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न न्यू अफ़गानिस्तान। और इसके बाद फिर संविधान ड्राफ्ट होता है, जिसमें प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखाया गया है। बट यहाँ पर फिर इसके आने के बाद, ये 1973 से 1978 तक यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है वो चलती जा रही है। ऐसे में ही एक जो ग्रुप बताया था मैंने आपको, जब इलेक्शंस वहाँ होने लगे थे, PDPA, उसको सपोर्ट करता है सोवियत रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। PDPA को सोवियत रशिया सपोर्ट करने लगा है। और 1978 तक आते आते वहाँ पर कुछ सिचुएशन बिगड़ने लगी है। ऐसे हालातों में ही दाऊद खां वॉज किल्ड। ओबियसली दाऊद खां पश्तूनिस्तान के लिए काम करने लगा है, उधर पाकिस्तान से कुछ सपोर्ट मिलेगा, और दाऊद खां वॉज किल्ड इन 1978। 1978 में दाऊद खां को मरवा दिया जाता है। ऐसे हालातों में अफ़गानिस्तान का जो भी लोग पपेट रूलर्स आए हैं, वो पपेट रूलर्स हो गए हैं, उनको रशिया ही चला रहा है। और यहाँ पर एक डेवलपमेंटल वर्क देखा जाएगा। न्यू सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इक्वल राइट्स ऑफ वीमेन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स वर देयर,
मतलब कम्युनिस्ट रशिया की आइडियोलॉजी पर एक 78 के बाद 79 तक एक रशिया डेवलप होना शुरू कर रहा है। दिस थ्रेटेंड द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स डोमिनेटिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान। जब ये सोवियत रशिया का दखल और बढ़ने लगा है तो जो वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं, उनका कंट्रोल रूरल साइड में कम होने लगा है, तो दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम इस्लामिक क्लर्जी क्लास विद इन एंड विदाउट, दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और 1979 में एक डेवलपमेंट ये भी होता है कि इधर जो ये ईरान है, ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, वहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से वहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट या धार्मिक विचारधारा की सरकार बनने लगेगी, वो एक डेवलपमेंट है। तो ये भी एक विचार प्रॉब्लम है। दिस थ्रेटेंड द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, हेंस इन दिस सिचुएशन जब बहुत सारे रिवोल्ट डेवलप होने लगते हैं अफगानिस्तान में, जो वो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसे में फिर जब ऐसा लगने लगता है कि शायद अमेरिका विल स्टेप इन, क्योंकि उस समय जो रिजीम है उनमें से कुछ लोग अमेरिका से भी बात करना शुरू कर चुके हैं, वो रशिया का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं। जब रशिया को लगता है, यूएसआर को लगता है अमेरिका विल स्टेप इन और अमेरिका बैकग्राउंड में उनके बैठ जाएगा कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, हेंस दे इन्वेडेड अफगानिस्तान इन दिसंबर 1979 एंड ए फेवरेबल रिजीम वॉज एस्टेब्लिश वंस अगेन। अब यहाँ पर उनके हिसाब से सरकार काम करेगी। आने वाले लगभग 10 साल तक अफगानिस्तान विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। उन्होंने पूरे यूएसआर ने पूरे ही अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान लेड टू द राइज ऑफ कंजर्वेटिव इस्लामिक ग्रुप। और जब रशिया अंदर आ ही गया है, पहले तो बाहर से सपोर्ट कर रहा था, तो उनको सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता ही जा रहा है और वो और बड़े स्तर पर डेवलप होने लगे हैं। द यूएस, पाकिस्तान, चाइना केम टुगेदर टू सपोर्ट द इस्लामिक फोर्स अगेंस्ट द सोवियत। इस्लामिक फोर्सेस को बढ़ाने में इन देशों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उस समय प्ले किया था। इन्हीं के सर पे ही बाद में चढ़ जाएंगे। ये वो फोटो है जब रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979। अब ये जो इस्लामिक ग्रुप है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान उनका एजेंट बना हुआ है, सऊदी अरेबिया से पैसा मिल रहा है। ऐसे में ही डेवलप हो जाते हैं मुजाहिदीन। मुजाहिदीन कौन है? जो होली वॉर लड़ते हैं, उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है। दीज मुजाहिदीन केम डेवलप्ड एज ए group of they who wanted to resist the occupation of Afghanistan by सोवियत रशिया। तो मुजाहिदीन डेवलप होने लगते हैं, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है और हथियार और पैसा, बहुत पैसा इनके पास आने लगता है, अमेरिका से, चाइना से हथियार आने लगते हैं। ऐसे में ही ये स्ट्रिंजर मिसाइल जो होती है, कंधे पे रख के चलाते हैं, आज भी आप देखेंगे टेलीविज़न पे दिखा देते हैं, ये सब अमेरिका से सप्लाई हुआ करती थी। एंड दीज पीपुल, गुरिल्ला फाइटिंग जो होती है, जो तालिबान आज भी करते हैं, ये सब होने लगा था अफगानिस्तान में। मुजाहिदीन वर डेवलप्ड एज ए फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका थ्रू पाकिस्तान, चाइना एंड सऊदी अरेबिया टू कॉम्बैट सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया। मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए 1984 में अरब वर्ल्ड से पहुंच गया है पैसे और विचारधारा के साथ ओसामा बिन लादेन। इस तरीके से 1984 में इनके बीच में आ जाता है अरब वर्ल्ड का ओसामा बिन लादेन, विचारधारा और पैसा लेकर सोवियत को अपोज करने के लिए, और इसको प्रॉप अप किया है अमेरिका ने अगेंस्ट यूएसएसआर। लेकिन उधर 84-85 के बाद रशिया, यूएसएसआर कॉन्फेडरेशन है, ये टूटने की कगार पर है। वहाँ दिक्कतें आने लगती हैं, उनका इकोनॉमिक मॉडल फेल होने लगता है। और ऐसे में जब इंटरनल प्रॉब्लम्स यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के प्रेसिडेंट रूलर हैं, उन्होंने फिर से विड्रॉ कर लिया है। दे आर नो मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जैसे अमेरिका का पैसा बहुत खर्च हुआ है यहाँ, और बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे गए हैं। दे वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, हैंस इन 1989 वो विड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद यूएसएसआर भी टूट जाता है कुछ समय बाद। नाउ द रियल पावर इन अफगानिस्तान पास फ्रॉम रशिया टू पाकिस्तान। अब रशियंस जब चले गए हैं तो पाकिस्तान के हाथ में आ गई है थ्रू अमेरिका। यूएस एंड सऊदी अरेबिया रिमेन्ड बिहाइंड द कर्टेन्स ट्राइंग टू कंट्रोल द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी। पाकिस्तानी जो ISI है, उसके थ्रू ये वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कराते हैं, और ISI फ़ायदा उठाती है, उधर भी सपोर्ट कर रही है और इधर भी इनसे पैसा ले रही है। सोवियत जब यहाँ से चले जाते हैं तो मुजाहिदीनों के हाथ में कंट्रोल आ जाता है। जो टिपिकल गवर्नमेंट है वो तो है, लेकिन मुजाहिदीन ग्रुप्स वहाँ पर उस सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। द विड्रॉवल ऑफ फोर्सेज लेड टू अ काइंड ऑफ सिविल वॉर।
Now militia groups started fighting among themselves for a greater control. Now they wanted to control more and more power, wanted to take power in their hands. और मुजाहिदीन पूरी सिचुएशन को एक chaotic बना देते हैं, लॉलेसनेस का वहाँ पर मंजर आ जाता है। और जब सरकार ही जिम्मेदार नहीं होगी, जो वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, ऐसे में फिर वहाँ पर एब्डक्शन, लूट, रॉबरी, मर्डर, करप्शन, ये सब बहुत होने लगा है। मतलब अफ़गानिस्तान के लोगों के ऊपर जो उन्हें बचाने के लिए आए थे मुजाहिदीन, वही उनके रक्षक ही उनके भक्षक बन गए हैं। अब ये प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब मुजाहिदीनों से वहाँ के लोग अब छुटकारा चाहते हैं। ऐसे में ही जो मदरसों में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, तालिबान स्टूडेंट जिसे होते हैं, जो वेस्टर्न पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे, वो डेवलप हो जाते हैं। उनका शासक, उनका लीडर है मुल्ला उमर। मुजाहिदीनों के अत्याचार से बचने के लिए वो तालिबानों के पास जाने लगते हैं। और मुल्ला उमर स्टार्टेड सेविंग दीज पीपल फ्रॉम द मुजाहिदीन। वो सेवियर बन जाते हैं लोगों के। ओबियसली जब लोगों को अत्याचार से छुटकारा मिलेगा तो लोग उन्हीं में फेथ देने लगते हैं जो उनको बचाते हैं। इस तरीके से मुल्ला उमर और उसके साथ है उसामा बिन लादेन। मुल्ला उमर ग्रेजुअली स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल और 1992 में जो वहाँ का शासक है नजीबुल्ला, उसको हटा देते हैं। नजीबुल्ला उस समय किसी तरीके से सत्ता, जो रशा ने वहाँ पर सत्ता बनाई थी, नजीबुल्ला 1996 में नजीबुल्ला आ गया था वहाँ पर। नजीबुल्ला 1992 तक रहेगा, इसको हटा देते हैं। और 1992 से 94 तक ग्रेजुअली फिर तालिबान ग्रेजुअली पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने लगते हैं। दिस वे तालिबान केम इनटू द सीन एज दे सेव्ड पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम द अत्याचार ऑफ व्हाट मुजाहिदीन। बट वही जो मुजाहिदीनों ने पहले उनको बचाया, बाद में अत्याचार किया, वही तालिबान जिन्होंने कहा कि हम पीसफुल अफगानिस्तान देंगे, लेकिन हाँ शरीयत लॉ पे चलेगा, फंडामेंटलिस्ट चीज़ों पे चलेगा, और हम एजुकेशन को भी देखेंगे, सब अच्छा करेंगे। ऐसे में फिर लोग उनको सपोर्ट करने लगे, उनके सपोर्ट में आ गए और ग्रेजुअली लोगों में उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। लेकिन 2001 में आपको पता ही है अमेरिका में अटैक हो जाता है टावर पे उसामा बिन अलकायदा के थ्रू, तब प्रॉब्लम चेंज होने लगती है और उसके बाद फिर डिफरेंट तरीके से इशू जाती है। तो दिस इज़ हाउ तालिबान केम इनटू बीइंग। दे वांटेड टू सेव पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम द यू कैन से bad rule of Mujahideen. So this is a small short story about the rise of Taliban. So this is in short 100 years before now. आज से 100 साल पहले अफगानिस्तान में कैसे इथनिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स और मॉडर्न विचारधारा की सरकारें और लोग कोशिश करते रहे अफगानिस्तान को बचाने की, लेकिन अफगानिस्तान जो 1920-21 में एक्चुअली था वही कुछ 2021 में भी वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। अब इसमें भारत ने क्या किया, आज आगे चलकर क्या हुआ, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि थोड़ा बैकग्राउंड पता हो ताकि बात की इशू हम समझ सकें। तो दिस तालिबान वॉज सपोर्टेड बाई पाकिस्तान। दे वांटेड टू समहाउ सप्रेस द इशू ऑफ पश्तूनिस्तान। आ गया समझ में? चलिए, दिस वॉज एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन इंटरनेशनल इशूज़ विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ. Thanks a lot for watching this video.